अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, रेज द बार। ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग फ्रेज है। रेज द बार का मतलब आप समझते हैं क्या है? रेज द बार, रेज द बार का मतलब अपना लेवल बढ़ाइए। रेज द बार, रेज द बार का मतलब होता है अपना लेवल, गोल्स जो आपने सेट किए हुए तो उनको बढ़ाइए आप एक तरीके से। रेज द बार, जैसे आपने सेट किया था कि आपको एमटीएस में सिलेक्शन हो जाए, ठीक, एमटीएस का रिटर्न आपको क्वालिफाई हो गया, फिर आपने अपने बार को रेज किया, क्या कि अब मैं ना सीजीएल में बैठूंगा, तो दिस इज कॉल्ड टू रेज योर बार। ठीक है, स्टेट पीएससी की तैयारी आप कर रहे थे, यूपी पीसीएस में आपका पीसीएस में चयन हो गया, फिर आपने कहा मैं यूपीएससी दूंगा, तो दिस इज कॉल्ड टू रेज योर बार। ठीक, बार ग्राफ को बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा ना, बार ग्राफ होता है, बताइए, ऐसे ऐसे करके कुछ बनता होगा, ऐसे ऐसे करके, तो यही जो ग्राफ है ना, यही तो आपकी प्रोग्रेस दिखा रहा है, आपका हुनर दिखा रहा है। इसी को बढ़ाइए, बड़ा करिए, क्या करिए, इसी को बढ़ाइए, बड़ा करिए, तो बड़े गोल्स को लेकर आइए, बड़े गोल्स को सेट करिए। तो रेज द प्राइस ये नहीं होगा, ग्रो टॉलर अधिक लंबा हो जाना नहीं, टू सेट हायर गोल्स, हाँ ये होना चाहिए सर, टू सेट हायर गोल्स, टू विन अ कॉम्पिटिशन नहीं, किसी कॉम्पिटिशन को नहीं जीतना है। ठीक, रेज योर बार, लेवल को बढ़ाओ, गोल्स बड़े करो, टू सेट हायर गोल्स। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, टू सेट हायर गोल्स। सबको समझ में आ रहा है? हाँ, चलो, बैंग फॉर द बक। बैंग फॉर द बक में क्या मीनिंग हो सकता है? सोचिए, बक आप जानते हैं किसको बोलते हैं? बक बोलते हैं मनी को, 50 बक्स ऐसे बोलते हैं, 50 बक्स, $50, 50 रुपीज, 50 बक्स। तो जो बक है वो अमाउंट को बोलते हैं, मनी को बोलते हैं, तो ये मनी हो गया। एक मूवी आई थी, शायद ऋतिक रोशन की थी, और मूवी का नाम भी शायद जो है बैंग बैंग था, मैं नहीं जानता, लेकिन उस मूवी का गाना था बैंग बैंग, समझ रहे हैं, बैंग बैंग। वो गाना सुनिएगा ऋतिक रोशन का, बेनी दयाल ने गाया। बैंग करने का मतलब वो तो चिल्लाना, जोर, बैंग बैंग, ऐसे बैंग बैंग, जोर देना, चिल्लाना। सो बैंग फॉर द बक, बैंग फॉर द बक का मतलब सोचो क्या हो सकता है आप, बक मतलब रुपया हो गया, बैंक फॉर बढ़ा रहे हैं आप उसको, चिल्ला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बैंक फॉर द बक, बैंक फॉर द बक, 5,000 लगाएंगे, 6,000 लगाएंगे, 10,000 लगाएंगे, बैंक फॉर द बक इसको कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? सोचिए, मोर वैल्यू फॉर मनी, ये इसका सही आंसर है। लेस वैल्यू क्यों होगा? पैसे के लेवल को बढ़ाया जा रहा है ना, उसकी वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है। डैश अगेंस्ट समथिंग नहीं, लड़ना नहीं है, सॉरोफुल हार्ट नहीं, दुखी मन वाला आदमी नहीं, मोर वैल्यू फॉर मनी। बैंक फॉर द बक का मतलब वैल्यू फॉर मनी होता है, बैंक फॉर, चिल्ला रहे हैं आप, बैंक फॉर द बक। अब पढ़िए, टू वॉक ऑन एयर। अब ये सीजल प्री का इडियम है। आप अगर मेरे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट हो तो वॉक ऑन एयर ये फ्रेज मैं आपको कराता हूँ क्लास में, मेरे जो नोट्स हैं उसमें ये फ्रेज है, वॉक ऑन एयर। एक लता मंगेशकर जी का बहुत पुराना गाना है, आजकल पाँव जमी पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए। ये गाना क्या दिखाता है? कि व्यक्ति बहुत ज्यादा गुरूर में है, व्यक्ति बहुत ज्यादा दुष्ट है? नहीं, क्या दिखाता है? कि व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश है। आजकल पाँव जमी पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए। तो टू वॉक ऑन एयर का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा आप डिलाइटेड है। जब आप बहुत खुश होते हैं तो उछले उछले नहीं फिरते हैं, पाँव जमीन पर आपके नहीं पड़ते हैं ना, पाँव जमीन पर आपके नहीं पड़ते, बहुत खुशी से आदमी झूमता रहता है, उछलता रहता है। टू वॉक ऑन एयर का मतलब है टू बी डिलाइटेड, टू बी वेरी हैप्पी, टू बी ओवरली एक्साइटेड, ओवरवेल्म्ड हो जाना एक तरीके से। जी, टू बी वेरी रिच इज नॉट द राइट आंसर। डिप्रेस्ड होने का मतलब तो निराश होना होता है, कंप्लीटली फ्री भी इसका आंसर नहीं होना चाहिए। अत्यधिक खुश होना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। मैंने चेक नहीं किया, मैं चेक कर लूंगा अच्छा अभी उसे। यस, टू बी वेरी हैप्पी। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 6, टेक अ चिल पिल। ये तो आम बोलचाल में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई बहुत गुस्से में हो, मान लीजिए बहुत इरिटेशन में हो, बहुत अनॉयड हो, कोई बहुत गुस्से में हो, या डिप्रेशन में हो, या भड़क रहा हो बहुत, तो उसे शांत करने के लिए हल्का फुल्का ह्यूमरस स्टाइल में मजे लेने के लिए भी लोग बोलते हैं टेक अ चिल पिल, यार शांत रहो, ठहरो, थमो, सधो, ठहरो, ऐसे बोलते हैं, है ना, शांत रहो यार, टेक अ चिल पिल,
इस तरीके से। देखिए पिल एक दवाई हो गई, चिल मतलब होता है ठंडा, तो दवाई लो ठंडे पड़ो, नहीं समझे आप? पिल मतलब दवाई और चिल मतलब ठंडा होता है ना, चिल्ड होता है वाटर, तो दवाई लो ठंडे पड़ो मतलब गुस्सा थूको, शांत हो जाओ, काम डाउन। क्या आंसर होगा सर इसका, जल्दी बताइए। यस, टू काम डाउन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा। आंसर करके बताइए कि मैंने जो आपको डिफाइन किया, रूल समझाया, वो समझ में आया? हाँ, इसका चार्ज लेता हूं मैं पेड क्लासेस में, बताइए अभी। जी अच्छा, समझ में, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। जी आगे बढ़ते। यस, नॉइजी एडजेक्टिव है मोहित, है ना। अभी अभी हमने अर्ली मॉर्निंग वाले बैच को पढ़ाया, जो ऑफलाइन मेरा बैच है सुबह 8 बजे का, उसको पढ़ाया है मैंने, तो आप अंदाजा लगाइए, यहाँ से अंदाजा आप लगाइए यहाँ से। जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। देखिए कट अ लॉन्ग स्टोरी, कोई कहानी बहुत लंबी थी उसको शॉर्ट कर दिया, यानी कि कोई बात जो बहुत बड़ी हो सकती थी उसको ब्रीफ करके बता दिया। एक बड़ी सी स्टोरी थी उसको कट करके छोटा कर दिया। तो स्टोरी को एक कन्वर्सेशन, एक डायलॉग, एक बात से ले लीजिए, वक्तव्य से ले लीजिए, तो कोई कहानी, कोई बात बहुत बड़ी हो और उसको फिर छोटा कर दिया गया, कौन सा होगा? लाइक टू टेल शॉर्ट स्टोरीज, लाइक टू टेल लॉन्ग स्टोरीज, ये तो होगा नहीं। टू टेल समथिंग इन राउंड अबाउट वे, ये भी नहीं होगा। राउंड अबाउट वे का मतलब होता है घुमा फिरा के कोई बात बताना। पहली बात, घुमा फिरा के जब कोई बात कही जाती है तो नेगेटिव है ये, उसमें जो वास्तविक बात है वो उसके बारे में वास्तविकता से बताया नहीं जाएगा। और दूसरा, घुमा फिरा के जब कोई बात बताई जाएगी तो अपने आप उसमें बहुत लंबा समय लगेगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा है टू टेल समथिंग ब्रीफली, किसी चीज को कम शब्दों में करके बताना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं। फुल ऑफ बीन्स, अच्छा फ्रेज है सर। बीन्स का मैंने अभी तक एक ही फ्रेज पढ़ाया था, दूसरा फ्रेज है ये, स्पिल द बीन्स जिसको कहते हैं। स्पिल द बीन्स का मतलब, बीन वही छोटे दाने होते हैं, स्पिल का मतलब है गिरा देना, तो दाने गिर गए, दाने गिर गए तो सब जान गए कि क्या था बाल्टी में, कटोरी में क्या था। फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है क्या? फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या होता है? ये हॉर्स से रिलेट करता है, हॉर्स। और हॉर्स का सीधा रिलेशन किससे बताइए? रफ्तार से और ऊर्जा से। बताइए, फुल ऑफ बीन्स जो फ्रेज है हॉर्स से रिलेट करता है और हॉर्स का रिलेशन रफ्तार से और ऊर्जा से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फुल ऑफ एनर्जी। क्या आंसर है इसका? फुल ऑफ एनर्जी। ये पहले की एक हैबिट से है, पहले की एक हैबिट से है। वो हैबिट क्या है कि पहले बीन्स बहुत ज्यादा खिलाई जाती थी हॉर्स को, समझ रहे हैं ना। अब हॉर्स को जब बीन्स बहुत ज्यादा खिलाई जाएगी या पौष्टिक आहार दिया जाएगा तो वो मरियल तो होगा नहीं, वो ऊर्जा से भरा होगा, है ना, खूब उछल कूद करेगा, खूब एक्टिव होगा एक तरीके से। तो फुल ऑफ बीन्स का मतलब है फुल ऑफ एक्टिविटी, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ एनर्जी। जैसे कि मैं हूं फिलहाल आपको पढ़ाते समय, तो फुल ऑफ एनर्जी, ऊर्जा से भरा हुआ। बीन्स खिलाई गई हैं घोड़े को, तो भूखा तो है नहीं, पौष्टिक आहार दिया गया तो एनर्जी से भरा हुआ ही तो होगा। एग्जैक्टली। क्लास की टाइमिंग ये है ना 4 बजे से डेली एट 4 PM, ठीक है। और जो मैंने ऑनलाइन पेड बैच शुरू किया है उसका टाइमिंग है 5 PM, 5 to 6:30, रोज शाम को 5 बजे, ठीक है। ऑनलाइन पेड बैच मैंने इंग्लिश का शुरू किया है, जिसकी टोटल फी फिलहाल मैं 1499 ले रहा हूं। बढ़ा सकता हूं मैं इस फी को, लेकिन अभी 1499 ही है। आप या आपके जिन भी दोस्तों को मेरे से ऑनलाइन इंग्लिश पढ़नी हो, कहाँ पढ़ेंगे? यूट्यूब पे ही पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, उसके लिए ये ऑप्शन है कि वो फी पे करे और क्लासेस शुरू करे। क्लास जो है 3 to 4 मंथ्स में कंप्लीट कर दी जाएगी, हर हाल में कंप्लीट कर दी जाएगी। और पढ़ाएंगे क्या क्या हम? पूरी इंग्लिश, कंप्लीट इंग्लिश जिसको कहा जाता है, सब। और कंप्लीट इंग्लिश में क्या क्या आता है? ग्रामर आती है, वोकैब यानी कि वर्ड पावर आता है, और कॉम्प्रिहेंशन आता है। A to Z सब कुछ पढ़ाया जाएगा और सारे एग्जाम्स में काम आए इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर आप चाहे CDS दो और चाहे CGL दो एक तरीके से, चाहे क्लैट दो जाके, चाहे LT ग्रेड दो जाके, चाहे TGT दो, चाहे सेट टेट दो, सुपर टेट दो, सीटेट दो, कुछ हो दो सर। सो फुल ऑफ बीन्स का मतलब है ऊर्जा से भरा हुआ, किस्मत साथ देगी। टू द नाइन्स, अच्छा फ्रेज है सर, ये न्यू फ्रेज है, मेरे लिए नया है, आपके लिए तो नया होगा ही होगा सर। मेरे लिए नया है, आपके लिए नया तो होगा ही होगा।
टू द नाइन्स का मीनिंग बता सकते हैं तो बता दें। टू द नाइन्स का मीनिंग अगर आप बता सकते हैं तो बताएं। बता सकते हैं टू द नाइन्स का मीनिंग? टू द नाइन्स ये कंप्लीट फ्रेज देखिए क्या है, ड्रेस टू द नाइन्स, और कई बार इसको लिखते हैं ड्रेस अप टू द नाइन्स। ठीक, दूसरी बात सुनते रहिए। जैसा कि आप जानते हैं जो ड्रेस वर्ब है, ड्रेस अगर कपड़ों की बात हो, नाउन हो तो कोई बात ही नहीं, ड्रेस का मतलब कपड़े पहनना भी होता है। वर्ब के रूप में ड्रेस यूजुअली पैसिव वॉइस में यूज होता है। यूजुअली अगर एक्टिव में लगा रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव लगाएं, सर ड्रेस माई सेल्फ, ड्रेस योर सेल्फ, ड्रेस हिमसेल्फ, इस तरीके से। अदरवाइज जनरली ड्रेस को पैसिव में यूज करते हैं, और जब पैसिव में यूज करोगे तो थर्ड फॉर्म आएगी ना, तो ये ड्रेस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? ड्रेस्ड हो जाता है। तो ये वो फ्रेज है जो आपको इस्तेमाल करनी होती, ड्रेस्ड टू द नाइन्स। ड्रेस्ड अप टू द नाइन्स का मतलब है टॉप से लेके बॉटम तक आपने कपड़े पहन रखे हैं, वो कपड़े जो हैं बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं, एलिगेंट लुक है आपका, बहुत शानदार नजर आ रहे हैं। ड्रेस टू द नाइन, जैसे शादी में जो दूल्हा हो या शादी में जो दुल्हन हो, है ना, जो बहुत बढ़िया तरीके अच्छे गेटअप में हो, वहां पे इस्तेमाल किया जाता है ड्रेस अप टू द नाइन्स या ड्रेस्ड टू द नाइन्स जिसको कहा जाता है। ठीक है, हाँ ये मीनिंग है। अब एक्सॉल्टेड का मतलब होता है एक्साइटेड, एक्साइटेड, हैप्पी, अत्यधिक खुश होना, डिलाइटेड जिसको कह सकते हैं, डिलाइटेड जिसको कह सकते हैं। टू बी एक्सॉल्टेड मतलब बहुत खुश होना, तो ये नहीं होगा। टू बी जेलस का मतलब, जेलस का मतलब ईर्ष्या से होता है, तो ईर्ष्यालु होना ये भी नहीं होगा। ग्रेट डेप्थ, डेप्थ का मतलब गहराई से होता है, ठीक, वो भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर है ये टू परफेक्शन। ड्रेस्ड अप टू द नाइन्स का मतलब होता है बिल्कुल सही मेकअप में आए हैं, सही गेटअप में आए हैं, इससे बढ़िया गेटअप कोई हो ही नहीं सकता था, है ना। बहुत ही गुड लुकिंग होना, हैंडसम देखना, एडोनिस देखना, प्रिटी देखना, ब्यूटीफुल देखना, दिस इज कॉल्ड टू ड्रेस अप टू द नाइन्स। ठीक है, ड्रेस टू द परफेक्शन, ड्रेस टू द परफेक्शन। जल्दी बताओ समझ में आया? ड्रेस्ड टू द परफेक्शन। क्या है सौरभ तिवारी? आकाश से क्या ब्याह रचाना है तुमको? आकाश सेन यस, वेरी गुड इवनिंग। आस्था एंड श्रद्धा क्लासेस, वेरी गुड इवनिंग। रिचा मैम, वेरी गुड इवनिंग। व्हाई यू गाइस आर सो लेट? वेयर इज मयंक? सौरभ और सब ठीक है? चलिए, सो याद कर लीजिएगा सर, इट्स अ न्यू फ्रेज, मैंने आप सबको सिखा दी। सो ड्रेस्ड अप टू द नाइन्स का मतलब है टू लुक एलिगेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना, टू ड्रेस योरसेल्फ टू परफेक्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कितना इजी फ्रेज है सर, कितना इजी फ्रेज है। अपने माँ बाप से पूछ लीजिए, एप्पल ऑफ योर आई, बताएंगे तुम ही हो, तुम ही हो। एप्पल ऑफ समबडीज आईज का मतलब होता है किसी की आंखों का तारा। जब कोई आपको बहुत प्यार करता, खूब दुलार करता, खूब मानता हो, मेरा गुल्लू मुल्लू ऐसे करता हो ना, ऐसे, इसको बोलते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। क्या बोलते हैं? एप्पल ऑफ वंस आई। सो क्या होगा? सो क्या होगा? यस, समवन वेरी प्रेशियस ऑफ, नहीं तो हमारा टाइपिस्ट जो है कुछ कुछ गड़बड़ी करता है कहीं कहीं। हाँ, बदलेंगे नहीं, हमें बहुत प्रिय है हमारा टाइपिस्ट, है ना। एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है? एट द 11th आवर का मतलब होता है जैसे कि एसएससी का फॉर्म भरने की, जैसे ईएसआईसी का फॉर्म आया है मान लो, तो ईएसआईसी का फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो 15 जनवरी है। क्या है? 15 जनवरी है। तो आप जो है ना उसको 14 जनवरी को भर रहे हैं, एक दिन पहले। ठीक है, जो भी हो उससे ठीक पहले। अभी चूंकि 15 जनवरी एक दिन है, तो उस दिन से एक दिन पहले। ठीक, या मान लो कि फॉर्म भरने का आखिरी समय है शाम को 5 बजे, तो आप उसे 4 बजे भर रहे हैं, 1 घंटे पहले, मतलब एंड मौके पर। इसको क्या कहा जाता है? एंड मौके पर। अगर उससे भी लेट हो जाए तो बात हाथ से निकल जाएगी, है ना। ठीक उस वक्त जिसके अगले पल जो है आप मिस कर जाएंगे चीजों को, जिसके अगले पल आप चीजों को मिस कर जाएंगे। एग्जैक्ट लास्ट मोमेंट पे जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लास्ट मोमेंट पे। ये घड़ी से ही आया है, ये देखिए 12 बजे 12, सब 12 ही शुरुआत है, 12 ही अंत है। हाँ, दिन की शुरुआत रात के 12 बजे होती है और दिन का अंत भी रात के 12 बजे हो जाता है। 12 बजा तो तारीख 14 से 15 हो गई।
तो नई शुरुआत भी है 12 से और 12 पे ही एंड भी है, तो इसी 12 से एक पहले 11 होता है ना, तो ठीक एक पहले, ठीक एक पहले, इसके अगले पल जो है मौका हाथ से निकल जाएगा ना आपके पास। सो एट द वेरी लास्ट मिनट इसको कहा जाता है। वैसे मिनट नहीं बोला जाना चाहिए, मोमेंट बोलना चाहिए। मिनट तो फिर आवर में भी चला आएगा, है ना, कोई बात नहीं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ये जो टाइम है 11 AM या 11 o'clock, ये इसका सही आंसर नहीं है, है ना AM ना PM एक तरीके से, और ये भी इसका सही आंसर नहीं है 1 hour बिफोर मिडनाइट। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया ना, शाब्दिक अर्थ थोड़ी ना मुहावरे का चूज करते हैं, जो ब्रॉड सेंस में मीनिंग होता है उसको चूज किया जाता है, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A storm in a teacup, मालूम नहीं कि आपको a storm in a teacup का क्या मीनिंग होता है? कितनी बार मैंने पढ़ाया होगा आपको, आपने भी कितनी बार पढ़ा होगा। नोट्स में है, चाय के कप में बवाल आ गया, चाय का कप है और उसमें तूफान आ गया। सर तूफान आएगा चाय के कप में? अरे तूफान सुनामी समंदर में आती, किसी नदिया में नहीं आ जाती, आप ही बताओ। सुनामी आएगी तो समंदर में आएगी कि आपके घर के बाहर जो नाली बहती है उसमें आ जाएगी, या गांव में जो तलैया है, तालाब है, पोखरा है उसमें आ जाएगी? वहां आ जाएगी ना, नहीं आ जाएगी ना सर। तो एक बात का बतंगड़ बना देना, एक छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, है ना, राई का पहाड़ बना देना, है ना, तिल की बात का ताड़ बना देना, तिल की बात का ताड़ बना देना जिसको कहा जा सकता है, ठीक है। हाँ इंसिडेंट के लिए यूज करते हैं, एग्जैक्टली फॉर्मल वर्ड है, इन्वेस्टिगेट से रिलेट करते हैं। जी बताएं 15 में क्या होगा, आंसर क्या होगा? अ सडन स्टॉर्म ड्यूरिंग टी टाइम? नहीं, ये आंसर नहीं होगा कि सही में तूफान आ गया हो। डिस अरेंजिंग द कटलरी? नहीं, खाने पीने की चीजों को का ऑर्डर बदल देना, ये भी नहीं होगा। लॉट ऑफ फस, फस का मतलब होता है बेकार की बात, ठीक है। हाँ इसका एक फ्रेज भी है, मेक अ फस, इसका एक फ्रेज भी है, मेक अ फस, ठीक, मेक अ फस, दैट विल सून बी फॉरगॉटन, मतलब बेकार की बात जो जल्दी भूली जा सकेगी। अननेसेसरी टेंशन? चेक करके बताइए सर, क्या लगता है बी होगा कि सी होगा? बी होगा कि सी होगा, सोचिए। ये जो फर्स्ट वर्ड है इससे पता चलता है कि बी भी हो सकता है, लेकिन ये जो सून भी फॉरगॉटन है इससे क्या कह सकते हैं आप बताइए? हाँ बी होगा, राई का पहाड़, तिल का पहाड़, चेक करके बताइए क्या होगा। अननेसेसरी टेंशन होगा, सी होगा, मतलब बेकार का बवाल आप कर रहे हैं, इसका ये मीनिंग होगा, ठीक है ना। हाँ इसका ये मीनिंग होगा कि आप बेकार का बवाल कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ये लो, ये देख लो क्या है, देख लो, आंखें फाड़ के देखो, पाइप ड्रीम लिखा हुआ है? और अभी पिछला जो मैराथन सेशन मैंने लिया था जिसमें 25 इडियम्स एंड फ्रेजेस कराए थे, उसमें से एक इडियम पाइप ड्रीम भी था, याद है आपको? एक इमेज भी बनाई थी मैंने, पाइप, सिगरेट वाले पाइप को बोलते हैं कि आदमी ऐसे ऐसे पी रहा सिगरेट, धुआं छोड़ रहा है, और उसके बीच में कोई कल्पना कर रहा है, कोरी कल्पना कर रहा है, ये करेंगे वो करेंगे, ये पाइप ड्रीम था। बताओ बताओ, बताया था ना, जो भी बोलते हो, ये चीज मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी आपको? पाइप ड्रीम ये फ्रेज पढ़ाया था, ये देखिए सीजल में आया हुआ है, समझ रहे हैं ना। हाँ ठंड में अपना केयर करे, इस क्लास को शेयर करे। अरे वाह दैट्स ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया। लो मैं तुम्हारे मैसेज को पिन कर दे रहा हूं, ठीक है, अब सब लोग को यही मैसेज दिखेगा सबसे ऊपर। थैंक यू सो मच। पाइप ड्रीम, अ ड्रीम और आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन, यही आंसर है इसका। ड्रीम और आइडिया दैट इज नियरली अकम्प्लिश्ड का मतलब होता है जो पूरा हो चुका है, तो ये कहा। दैट लाउडली प्रोक्लेम, जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो, शोरगुल जिसका बहुत ज्यादा होता हो। कीप्स गेटिंग रिपीटेड, जो चीज बार बार होती नहीं, एक आइडिया, एक ड्रीम विच इज अनलाइकली टू हैपन, जो होगा नहीं ना, वो कोरी कल्पना है। यस ऑप्शन नंबर ए होगा सर, 11 का ए होगा, समझ रहे हैं ना। स्पिक एंड स्पैन, अब आप बताओ सर, आप में से तमाम लोग तो मेरे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट ही हैं जो देख रहे हैं, ये फ्रेज मेरे नोट्स में है कि नहीं है? ये सीजल प्री में आया हुआ है, स्पिक एंड स्पैन पढ़ाता तो हूं, कई बार इसकी स्पेलिंग में SPECK भी होता है, स्पिक एंड स्पैन। इसका मतलब होता है साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर। फास्ट एंड एफिशिएंट नहीं होगा, प्रभावशाली नहीं होगा, फार एंड नियर, दूर और पास भी नहीं होगा, नीट एंड क्लीन होगा, ऑप्शन नंबर सी। नॉइजी एंड लाउड क्वेश्चन, मतलब जोर जोर से जहां आवाज हो रही वो भी नहीं होगा, क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर
सी होगा। क्या होगा सर? सी होगा, जिसमें साफ सफाई की बात हो रही है ना, साफ सुथरा जिसको कह सकते हैं। जी आगे बढ़ते हैं। गो इजी ऑन समथिंग, ये फ्रेज नया है, मैं अपने नोट्स में इसको नहीं पढ़ा रहा सर, मैंने तो नहीं पढ़ा है कभी, लेकिन सर भले ही नया है पर आप हाथ पे मार सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप नया है तो कुछ कर नहीं पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। आई एम फाइन, आप बताओ कैसे हो भैया? गो इजी ऑन समथिंग का मतलब है किसी चीज के कंजम्पशन को कम कर देना। क्या मतलब होता है इसका? किसी चीज के कंजम्पशन को कम कर देना। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। फिल योर प्लेट इजिली, आसानी से अपनी प्लेट भर लेना नहीं। ईट स्लोली एंड लिबरली, धीमे धीमे खाना और आराम से खाना। ठीक। यूज ओनली अ लिटिल अमाउंट ऑफ समथिंग, ये इसका सही आंसर है सर। ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसके ऑप्शन भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, समझ रहे हैं ना? हाँ, याद कर लीजिए सी ऑप्शन, गो इजी ऑन समथिंग। कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, आप ये मानिए कि उन्हीं क्वेश्चंस में से है जो आपको चांस कम देंगे, ठीक है ना? हिमांशु बहुत दिनों बाद, क्यों हनीमून पे चले गए थे क्या? ओके, यू आर माय स्टूडेंट, वेलकम। अभी रेगुलर अटेंड किया करिए क्लासेस सभी लोग। सो यूज ओनली अ लिटिल अमाउंट समथिंग, जैसे कि कोई बहुत मोटा हो गया तो डॉक्टर ने बोला यू मस्ट गो इजी ऑन जंक फूड्स, समझ रहे हैं ना? हाँ, यू मस्ट गो इजी ऑन जंक फूड्स, मतलब जंक फूड्स आपको कम खाने चाहिए, है ना? अगर आप रोक सकते हैं तो दैट नथिंग बेटर कैन बी देन, लेकिन अगर आप नहीं रोक सकते हैं यू शुड एटलीस्ट गो इजी ऑन दिस, है ना? एटलीस्ट आपको कम तो कर देना चाहिए। यू शुड एटलीस्ट गो इजी ऑन फूड दैट फूड्स दैट हैव लॉट्स ऑफ फैट, इस तरीके से। सो यूज ओनली अ लिटिल अमाउंट ऑफ समथिंग, यूज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, दिस इज कॉल्ड टू गो इजी ऑन समथिंग। जी आगे बढ़ते हैं। पैट ऑन द बैक, पैट ऑन द बैक का मतलब क्या होता है? ये मेरे नोट्स में फ्रेज है, ऐसे, ये देखिए, शाबाश, गुड, गुड जॉब, होता है ना, ये बैक है, ऐसे आदमी पीट होता है, ये पैट है सर। क्या है? पैट है, ऐसे हाथ मारना और पीठ पे पड़ा, ऐसे पैट ऑन द बैक, गुड, वेल डन, शाबाशी देना, है ना? कोई बात नहीं। अंशु सर ने ये सेंटेंस पढ़ा, प्योरीफाई पढ़ाया? नहीं, प्योरीफाई तो नहीं पढ़ाया, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता प्योरीफाई पढ़ा होगा। बताइए, पैट ऑन द बैक का मतलब शाबाशी से होता है। सो प्रेज और अप्रूवल फॉर डूइंग समथिंग गुड, किसी ने जब तारीफ की हो किसी की, है ना, क्योंकि उसने बहुत बढ़िया किया हो तो शाबाशी दी हो, एक तरीके से पीठ थपथपाना पैट होता है, समझ रहे हैं ना? आपके शरीर की जान भी तो ऐसे, ये भी तो पैट कहते हैं, ये भी पैट कहा जाता है, पैट, इस तरीके से, ठीक है ना? पैट बोलते हैं। वाइल्ड गूज चेज, कितनी बार पढ़ोगे सर? पेपर में आया हुआ है, 10 बार आएगा तो 10 बार पढ़ेंगे। वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है निरर्थक प्रयास, बेकार में आदमी जान दिए दे रहा हो, हाथ उसको कुछ भी ना लगे। वाइल्ड गूज चेज का यही मतलब है कि व्यक्ति जो है बेवजह मारा जा रहा हो या बेकार में प्रयास कर रहा हो, उसका कोई मीनिंग निकल के ना, उसका कोई मीनिंग निकल के ना। वाइल्ड गूज चेज, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम वाइल्ड गूज चेज, और फिर क्या होगा? वर्थलेस हंट और चेज, बेकार में जब आप शिकार पे निकले हो या पीछा कर रहे हो, वाइल्ड गूज चेज का ये मतलब। अ किक इन द टीथ, ये एक नया फ्रेज है, इस फ्रेज को मेरे नोट्स में आप नहीं पाएंगे, ठीक? मैं ईमानदारी से बताऊं कि ये फ्रेज मैं अपने नोट्स में तो नहीं मैंने रखा। देखिए, आप जिन चीजों के बारे में सोचते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, जिसे आपने इर्द गिर्द देखा होगा, उसी को तो रखेंगे। मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये जो ईडीएम है एसएससी में पहली बार आया है। अक्सर वो चीज जो पहली बार होगी वो टीचर्स के पास भी कई बार नहीं मिलेगी। जैसे सीडीएस में अक्सर 10 में से 3-4 ईडीएम्स नए आ जाते हैं, तो अक्सर वो टीचर्स के पास नहीं होती, हो भी सकती पर संभावना है कि ना हो। अ किक इन द टीथ, यहां से समझिए, दांतों में आपके दर्द है, दांतों में आपके दर्द है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मुहावरा होता है हूबहू उसी शब्द के मीनिंग को नहीं रखता, तो जहां जहां दांत हो वहां गलत है। टूथ एक नहीं होगा, टूथ में नहीं होगा, ये तो आंसर गलत है। हिटिंग समवन हार्ड, तेजी से हिट करना किसी को। अग्रेव सेटबैक, इसका सही आंसर है अग्रेव सेटबैक। सेटबैक का मतलब होता है झटका, नुकसान जिसको कहते हैं, धक्का जिसको कहते हैं। अ किक इन द टीथ, मान लेते हैं कोई बड़ा मंत्री जो है अपनी ही सीट हार जाता है चुनाव में, ठीक? हाँ,
तो वो किक इन द टीथ है, एक बड़ा सेटबैक जिसको कहते हैं। देखिए आप जानते हैं ना, फाइट है कमल और साइकिल के बीच में। अब जो भी जीतेगा यानी कि दूसरा कोई हारेगा, दोनों को बराबर लगता है कि हम जीतेंगे। जब आप और आपका प्रतिद्वंदी दोनों बराबर आश्वस्त हों कि हम जीतेंगे, तो फिर ऐसे में जो हार है ना, किक इन द टीथ के ही टाइप की है। इस तरीके से एक बड़ा झटका जिसको कहते हैं। ग्रेव का मतलब सीरियस, बड़ा, हैवी जिसको बोला जा सकता है। एग्जैक्टली, ग्रेव सेटबैक अच्छा ऑप्शन है जी। पढ़िए, लाइव वायर ये फ्रेज है, इसका मीनिंग बताइए। अच्छा ये बताइए कि ये फ्रेज मेरे नोट्स में नहीं है क्या? है तो मैंने पढ़ाई होगी आप सभी को निश्चित रूप से, अगर आप मेरे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट है तो। लाइव वायर किसको बोलते हैं? एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो, उसको लाइव वायर कहा जाता है। एक सेकेंड, वायर से याद आया कि वायर तो दाएं बाएं हो रहा है जी। वेरी एक्टिव और एनर्जेटिक पर्सन, ये है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा तेज तर्रार हो। बाकी ऑप्शन देख लें क्या? नहीं, एविल पर्सन नहीं, इन्फ्लुएंशियल भी नहीं। मतलब इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बहुत पकड़ हो, मजबूत आदमी। डेंजरस एंड एविल पर्सन नहीं, एक बदतमीज आदमी, बैड टेम्पर्ड आदमी भी नहीं। नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत एक्टिव हो, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो। लाइव वायर उसको बोलते हैं। जो वायर में करंट नहीं दौड़ता है, तो करंट का मतलब क्या होता है? वो एक्शन है, एक एक्टिविटी है, एक्टिव होना उसको कहा जाता है। देखिए फ्रेज है ये, क्वेश्चन नंबर 16 इडियम्स एंड फ्रेजेस से है। लॉयंस शेयर लिखा, लॉयंस शेयर का मीनिंग बताना। सोचो कितनी दफा आपने पढ़ रखा हो, कितनी दफा मैंने आपको पढ़ा रखा है, नोट्स में भी है। लॉयंस शेयर का मतलब क्या होता है? बड़ा हिस्सा। लॉयंस शेयर का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज का बड़ा हिस्सा। पढ़िए। यस, द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग। हाँ, किसी भी चीज का बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा, और वो हिस्सा जो हर कोई चाहेगा कि उसके पास आए, तो उसको क्या कहा जाता है? लॉयंस शेयर कहा जाता है। बड़ा हिस्सा, ये शेर से आया है। लॉयन जब कोई शिकार मारता है, मान लो शेर ने हिरन को मारा, तो हिरन के शरीर का अधिकांश हिस्सा वो खुद खाएगा और थोड़ा बहुत हिस्सा वो छोड़ेगा, जैसे सियार है, लोमड़ी है, ये सब खाएंगे, है ना। तो लॉयंस शेयर का मतलब है किसी भी चीज का बड़ा हिस्सा। आगे बढ़ते हैं। सिट ऑन द फेंस, ये फ्रेज सीजन प्री 2020 में पूछी गई है। मैं जिन नोट से पढ़ाता हूं, या मैंने जो नोट्स तैयार किए हैं, पढ़ाता तो नहीं हूं मैं उनसे, वहां मैं इसको पढ़ाता हूं। इस फ्रेज को, सिट ऑन द फेंस का मीनिंग नहीं मालूम आपको? सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है? ना आप इधर की तरफ से बात करें, ना उधर की तरफ से बात। फेंस आप दीवार को कहते हैं। जैसे एक तरफ कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक तरफ कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये पार्टी ए है, पार्टी बी। ये देखिए फेंस है, आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर आप बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि ना तो आप इनकी तरफ झुकाव दिखा रहे हैं, ना इनकी तरफ झुकाव दे रहे हैं, ना आप इनके भले बन रहे हैं, ना आप इनके बुरे बन रहे हैं, है ना। ये बहुत ही चतुर होना कहा जाता है इसको। सिट ऑन द फेंस का मतलब है ना तो आप इनकी तरफ से कुछ कह रहे हैं, ना इनकी तरफ से कह रहे हैं। होता है कई बार ये आवश्यक होता है। जैसे आप अगर किसी टूर्नामेंट के, किसी मैच के अंपायर हैं, तो आप टीम ए की तरफ भी झुक नहीं सकते, टीम बी की तरफ भी अनायास नहीं झुक सकते। तो यू हैव टू सिट ऑन द फेंस जब आप कोई डिसीजन ही ना ले रहे हो, जब आप किसी साइड से बोल ही ना रहे हो, ठीक। क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स, गलत। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब लड़ाई झगड़ा होता, वो नहीं होगा। पोक फन एट पीपल भी नहीं होगा। अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन होगा। इसका मतलब है कि आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ना तो आप इस तरफ कुछ कह रहे हैं, ना ही आप इस तरफ कुछ कह रहे हैं। तो जब आप दोनों में से किसी भी तरफ बोल ना रहे हो, यस, ऑप्शन नंबर बी होगा। वेरी गुड। योगिता, प्रांशी, हर्ष, सरिता, ऋचा, विजय। खेती क्यों उजाड़ दी? वो खेती अच्छी लग रही थी क्या? ये नहीं ठीक लग रही, बताओ। कुछ लोग तो कह रहे हैं इसमें मैं जवान लग रहा हूं पहले से भी ज्यादा। तुम्हारा क्या कहना? और ये बताओ कमीनो, लाइक किए हो सेशन 2? नहीं किए हो? लाइक करते हुए चलो, हाँ, वरना गालियां मिलेंगी तुम लोगों को। शेयर करना ना शेयर करना वो तुम्हारे ऊपर है, उससे मेरा कोई खास मतलब नहीं, उधर मैं कुछ नहीं कहूँ। फेयर एंड स्क्वायर, ये फ्रेज भी मेरे नोट्स में है, वो नोट्स जो आप सबके पास भी होंगे। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है जो चीज साफ सुथरी है, निष्पक्ष। फेयर का मतलब ही होता है जिसमें भेदभाव नहीं। स्क्वायर जो है एक ऐसा फिगर है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री पे होते हैं, मतलब किसी और कोई झुकाव नहीं, सीधे, कम ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो जो चीज निष्पक्ष तरीके से की जाए उसको बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल्स,
ये होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। फटाफट आंसर किया करो, मैं आगे निकलो ये होने मत दिया करो भाई, ठीक, मेरे से आगे रहा करो। पहला फ्रेज है टाइड समबडी ओवर, सोचो इसका क्या मीनिंग होगा, थोड़ा सा नया फ्रेज कह सकते हैं आप इसे। सोचो कि इस फ्रेज का मीनिंग क्या लगता है, क्या होना चाहिए। देखिए टाइड आप लहर को बोलते हैं, धारा को बोलते हैं। मान लो कोई पानी में डूब रहा हो, पानी में कोई डूब रहा हो, फिर आप उसकी मदद करके उसको ऊपर लेके आ गए। ओवर का क्या मतलब होता है, आपने उसकी मदद करी नदी को पार करने में। ओवर का यही मतलब है कि आप उस पार चले गए, उस पार चले गए। तो टाइड लहर धारा होता है, कोई उसमें फंसा हुआ हो तो उसकी मदद करना जिससे वो बच के बाहर निकल आए। जी बताइए, गेट अ बोट रेडी टू क्रॉस अ रिवर, नहीं, कहां पे होना चाहिए? ये देखिए, गिव टेम्पररी हेल्प यूजुअली फाइनेंशियल, किसी की मदद करना, खासतौर पे इसका मतलब होता है किसी की आर्थिक मदद करना। देखिए होता नहीं, जब कोई बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा हो किसी के बिजनेस में, तो बोलते नहीं कि वो डूब रहा है उसका बिजनेस, या वो बिजनेस में डूबता जा रहा है, ठीक है। तो किसी को कोई डूब रहा हो अपने बिजनेस में तो उसको बाहर निकालना, उबारना जिसको कह सकते हैं, तो आर्थिक मदद देना। पहले का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगर अच्छा पढ़ा रहा हूं तो भाई बताइए, अप्रिशिएट करिए। बैड एग, अ बैड एग उसको बोलते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो गलत हो, बदतमीज हो एक तरीके से, उसको बोलेंगे। जो बेईमान टाइप का आदमी हो, बैड एग, समझ रहे हैं ना, जो चीट करता हो, जो गंदे काम करता हो, धोखेबाज टाइप का आदमी हो, उसे कहते हैं क्या? बैड एग बोलते हैं। डज नॉट लाइक एग्स नहीं, someone who likes to break eggs, ये सब भी नहीं, ये तो बकवास लिखा हुआ। सी और डी में कंफ्यूज होना चाहिए। someone who regularly makes mistakes, जो लगातार गलती करे। someone who is dishonest and unreliable, ये आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक ऐसा व्यक्ति जो बेईमान हो एक तरीके से, उसको कहते हैं बैड एग, जो भरोसे के लायक ना हो, है ना, जो गंदे काम करता हो, गलत काम करता हो, उसे बैड एग्स बोलते हैं। डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल, राइट। गेट द बॉल रोलिंग, देखिए दो फ्रेजेस होती, एक गेट द बॉल रोलिंग और एक होता है कीप द बॉल रोलिंग, दोनों में अंतर है। कीप द बॉल रोलिंग का मतलब है कि बॉल पहले से घूम रही है, उसे घुमाते रहें आप। बॉल पहले से नाच रही है, जैसे वो आप ना टेबल पे ग्लोब रख लीजिए, ग्लोब को नचाइए आप, और वो नाच रहा हो, फिर उसे मारिए, फिर नाच लगे, मतलब वो नाच रहा है पहले से और उसे नचाते रहिए। कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है कि कोई कार्य प्रगति पर है, आप उसे प्रगति पर ही बनाए रखिए। कोई काम चल रहा है, रनिंग स्टेट में है, आप उसकी इस रनिंग स्टेट को बनाए रखिए। और गेट द बॉल रोलिंग का मतलब है कि ग्लोब ऐसे रखा हुआ, आप उसको नचाइए, शुरू करिए एक तरीके से। कीप द बॉल रोलिंग का मतलब है कि टास्क जो है शुरू हो चुका है, एक्शन स्टार्ट हो चुका है, उसे जारी रखना है। और गेट द बॉल रोलिंग का मतलब है एक्शन को स्टार्ट करना है, बॉल को नचाना है आपको, राइट, बॉल को नचाना है आपको। जी, टू बिगिन अ प्रोसेस इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है ना, क्या मीनिंग हो जाएगा? टू बिगिन अ प्रोसेस। अगले पे लिप सर्विस, इंपॉर्टेंट ईडियम है, नोट्स में मिल जाएगा आपको। पे लिप सर्विस का मतलब होता है ये बड़े ही चतुर लोग होते हैं जो पे लिप सर्विस देते हैं। ये मतलब बड़े ही शातिर, लेजी, आलसी टाइप के आदमी होते हैं, मतलब बातों बातों में सब काम हो गया। जैसे किसी ने कहा गया, एक काम करना, खेत चले जाना, अब वहां लेबर लगे हैं, ठीक, मजदूर काम कर रहे हैं, तो उनको खाना देने जाना, चले जाना। पिताजी लड़के से बोल के गए, लड़का वो ठीक है चले जाएंगे, तो ये मुजबानी कमिटमेंट कर दिया गया, ठीक चले जाएंगे, तो तुरंत जवाब दिया गया ना, लिप सर्विस है, ठीक चले जाएंगे, ठीक हो जाएगा काम। और होगा नहीं, जाएगा नहीं लड़का लिप सर्विस का यही मतलब है कि आपने मुंह से कह दिया कि काम हो जाएगा और किया नहीं उसको, क्योंकि आपने मुंह से कह दिया था ना। सर्विस सेवा को, कार्य को बोलते हैं। ये जो लिप सर्विस है, इसका मतलब है कि आपने मुंह से कह दिया है कि हो जाएगा काम या हो गया है काम, लेकिन काम हुआ एक तरीके से नहीं है और ना ही होना है उसको, राइट।
टॉक आउट ऑफ टर्न नहीं होगा, टू मेक लाउड स्टेटमेंट्स में नहीं होगा, ये होता है सर इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी, टू बी इनसिंसियर। टू बी इनसिंसियर होकर के बात करने का मतलब है कि आपने बात तो कह दी है लेकिन उस बात को आप पूरा नहीं करोगे, उस पर कमिटेड नहीं होगे एक तरीके से। टॉक आउट ऑफ टर्न नहीं। देखिए मैं जब समझा रहा हूं तो आप ये ना सोचे कि फिर ये आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपको इनका ट्रांसलेशन सही से नहीं मालूम है इसीलिए आप फंस रहे हैं। आस्क फॉर परमिशन, इजाजत मांगना, बड़े बड़े वादे करना, ये इसका मीनिंग नहीं होता। हाँ, किसी ने आपसे बोला है कि घर आते समय जो है 4 समोसे ले आना, ठीक है ले आएंगे, लाओ ना, लाओ ना, ये है। तो वादा जो करो ना वो इस तरीके का करो, ओरली कर दो, हुआ नहीं, ठीक। हाँ ऑन दी हॉरिजॉन, ऑन दी हॉरिजॉन का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन देखिए इसको बोलते हैं, ये वर्टिकल होता है और ये हॉरिजॉन्टल होता है। अब जैसे कि आपको ना ये एक काम करना है, बगल में ये काम रखा जो करना है, एक ये काम है करना है, ये एक काम करना है, फिर ये काम करना है, तो सब कुछ लाइन से आपने ऐसे 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 लगा रखा है। तो इफ समथिंग इज ऑन द हॉरिजॉन तो उस काम को आप करेंगे, इट्स समथिंग विच इज लाइकली टू हैपन, जिस चीज को होना है फिर अभी, है ना, ऑन द हॉरिजॉन। ऑन द कार्ड्स भी इसको बोला जाता है। इसका सही आंसर होगा द सक्सेसफुल बिगिनिंग ऑफ अ बिजनेस वेंचर, नहीं, एन इवेंट दैट इज लाइकली टू हैपन सून, यस ये होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑन द हॉरिजॉन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एक घटनाक्रम जो जल्द से जल्द होने वाला है, इस तरीके से, ठीक है ना। थैंक यू हिमांशु सर। और आप ठीक हैं? आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑन क्लाउड 9। आप बताइए ऑन क्लाउड 9 कितना पॉपुलर इडियम है? बहुत पॉपुलर है। पॉपुलर मतलब बहुत पूछा जाता है, बहुत बार आपने उससे पढ़ा होगा। ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा खुश हो, है ना। हाँ, मतलब आपके पैर जमीन पे ना पड़ रहे हो, राह आप ना चल रहे, बहुत ज्यादा खुश हो। जैसे अभी चुनाव है हमारे स्टेट में, 2 बड़ी पार्टियां लड़ रही हैं, एक साइकिल वाले और एक कमल वाले। तो जो भी जीतेगा, चाहे वो साइकिल जीते, चाहे कमल जीते, या जो भी हो, है ना, कांग्रेस भी है, हाथी भी है। हालांकि हाथी की हालत ठीक नहीं लगती मुझे, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, लेकिन आप सब जानते थे फाइट इज बिटवीन दीज 2 लीडिंग पार्टीज, वन इज बीजेपी, अदर इज समाजवादी पार्टी। तो इनमें से जो भी जीतेगी उसके कार्यकर्ता, उसके लीडर्स, दे विल बी ऑन क्लाउड 9 ऑन मार्च 10, राइट। बहुत ज्यादा खुश होना, तो एक्सट्रीमली हैप्पी इसका मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सट्रीमली हैप्पी। फ्लाइंग विद द पैराशूट नहीं, एक्सट्रीमली सैड नहीं, फ्रीक्वेंटली फ्लाइंग बाय एयर नहीं, बहुत अधिक खुश होना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जी, ड्रॉ द लाइन एट समथिंग, ईडियम बताइए। ड्रॉ द लाइन एट समथिंग, इस ईडियम के मीनिंग बताइए। वैसे तो ये ईडियम मैंने पढ़ाया नहीं, पर मैं समझता हूं कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। अग्रीइंग टू एन आइडिया, ठीक, किसी आइडिया को मानना। कमिंग टू अ कंक्लूजन, किसी नतीजे तक पहुंचना। एक्सेप्ट समथिंग अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, ये आंसर है सर। ड्रॉ द लाइन एट समथिंग मतलब एक रेखा बना दी, ठीक, यहीं तक चलेगा, यहां तक मानेंगे, बस इसके आगे एक लाइन ड्रॉ कर दी, वो लिमिट सेट कर दी आपने, बस इसके आगे नहीं, इसके आगे नहीं। तो एक्सेप्ट समथिंग अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी चीज को स्वीकार करना लेकिन यहीं तक, इसके आगे नहीं, यहीं तक, इसके आगे नहीं, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। चलो, मेकिंग पेंसिल स्केचेस नहीं। टू बी लाइट ईयर्स अवे, बढ़िया फ्रेज है, बढ़िया फ्रेज। लाइट ईयर्स, प्रकाश वर्ष, एक शब्द होता है फिजिक्स में, प्रकाश वर्ष, इतने प्रकाश वर्ष दूर, याद आया, याद आया, इतने प्रकाश वर्ष दूर। जो कुछ भी दूर का है, जो कुछ भी दूर का है, चाहे आज से आने वाले कल में दूर का है या आज से गुजरे हुए कल का, ठीक, उन दिनों ये होता था, आज के 100 साल बाद ऐसा होगा, आज के 100 साल पहले ऐसा होता था। तो लाइट ईयर्स अवे मतलब बहुत दूर, लाइट ईयर्स अवे मतलब बहुत दूर, प्रकाश वर्ष दूर। आंसर क्या होगा बताओ? सीजीएल का क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा? सीजीएल 2020 प्री का क्वेश्चन है। ऑप्शन टू बी एन एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम फ्रॉम नाउ, ईदर इन द पास्ट और इन फ्यूचर, भविष्य या भूत का एक लंबा समय, आज से बहुत समय पहले या आज के बहुत समय बाद। ऑप्शन नंबर बी होगा। अ फिश आउट ऑफ वाटर,
फ्रेज है, अ फिश आउट ऑफ वाटर ईडियम, क्या मीनिंग होगा? बड़ी पॉपुलर फ्रेज है सर, जल बिन मछली। मछली की जान पानी में है, मछली को मजा भी पानी में है। मछली अगर पानी से बाहर हो तो छटपटाएगी, परेशान होगी, उसे अच्छा नहीं लगेगा, अनकंफर्टेबल फील करेगी, यहां तक कि मर भी सकती है। तो फील अनकंफर्टेबल इन अनफेमिलियर सराउंडिंग्स, ये ऑप्शन है ना, क्योंकि आप जैसे वातावरण में चले गए हैं वो अनभिज्ञ है आपके लिए, अननोन है, आप जानते नहीं वहां पे किसी को, तो वहां पर आपको असहज महसूस होगा। कैसा महसूस होगा सर? असहज महसूस होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। स्क्वायर डील, अच्छा ना लग रहा हो तो क्विट करो, अच्छा लग रहा हो तो अप्रिशिएट करो। स्क्वायर डील सर, स्क्वायर वो फिगर है जो सबसे फाइनेस्ट फिगर होता है। कैसे? स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती है, कम ज्यादा नहीं कोई साइड, सब जगह 90 डिग्री का एंगल होता है, मतलब किसी और झुकाव नहीं, ऐसे देखना बिल्कुल सामने, ना इधर झुका ना इधर झुका है, ना इनको ज्यादा मानता है ना इनको ज्यादा, एक बाप की दो औलाद है। स्क्वायर है वो, बड़े वाले को उतना मानता है, छोटे वाले को उतना मानता है। तो निष्पक्ष होकर जब किसी काम को किया जाए, बिना भेदभाव के जब किसी काम को किया जाए, द गिफ्ट ऑफ द गैप। मैं आपसे निवेदन हमेशा करता हूं कि एक ही काम आपको करना है, सेशन को लाइक करिए, शेयर करना ना करना ये आपकी चॉइस है। आप अगर कुछ नहीं अप्रिशिएट करेंगे तो चैनल बंद हो जाएगा सर, यूट्यूब हमें क्यों इंटरेस्ट लेगा, उसके पास बहुत सारे लोग हैं। तो आप इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूं, तो आप सपोर्ट करिए, इसी तरीके का सपोर्ट करिए, और क्या करना है सपोर्ट में। तो बोलने की कला, टॉक्स वेल एंड परसुएसिवली। परसुएसिवली का मतलब जब आप परस्यू कर सकें दूसरे को, ठीक है ना, हाँ ये होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो फील लॉस्ट और कंफ्यूज्ड, ट्विडलिंग वंस थम्स। आप गूगल करना चाहते हैं? करके दिखाएं? वेरी गुड इवनिंग, गूगल करके दिखाते हैं आपको। थोड़ा सा मैं ना गूगल पे आते हैं, खुल जा गूगल, नहीं खुलेगा, फिर से एड कर लेते हैं। लो गूगल कह रहा है मैं खोलूंगा नहीं, फिर से हिट करते हैं, अब खुल गया। ये देखिएगा, TWIDDLING, ट्विडलिंग थम्स। इमेजेस में जाते हैं, ध्यान से कुछ इमेजेस को देखिएगा सर। ये देखिए, ये इमेज देखिए, ये इमेज देखिए, ये इमेज देखिए, हाँ इधर देखिए, सबसे ऊपर एक इमेज, ये इमेज देखिए। आप कुछ ना देखिए, हमको देखिए सर। ये देखिए, ऐसे किया, ऐसे ऐसे, अंगूठे को अगल बगल रखिए, ऊपर नीचे रखिए, ऐसे ऐसे करिए, ऐसे 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 करिए, ऐसे 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 नचाइए, ऐसे ऐसे नचाइए सर, ऐसे ऐसे नचाइए, ऐसे 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 देखिए, ऐसे ऐसे करो करो भैया करो, ऐसे ऐसे करो। क्या कर रहे हो सर? क्या कर रहे हो? ये सोच रहे हो प्रधान कैसे बनेंगे, चीफ मिनिस्टर कैसे बनेंगे? ये जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आप बोर हो रहे हैं तो क्या करें, बोर हो रहे तो क्या करें? आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे भी आदमी करता है, ऐसे 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 भी करता है, ऐसे 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 करता है, समझ रहे हैं ना? हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे? ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे ऐसे। क्या कहते हैं इसको, बताइए? इसको क्या कहते हैं? बड़ा कंस्ट्रक्टिव काम करे। आप बोर हो रहे हैं इसलिए इस काम को कर रहे हैं, आप बोर हो रहे हैं भैया इसीलिए इस काम को कर रहे हैं। चलो आगे बढ़े, समझ में आया? सो इसमें क्या होगा? फीलिंग बोर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब है जो चीज ऊपर दिख ही नहीं रही थी। ब्लू का मतलब आसमान, आप आसमान की ओर देख रहे थे तो आसमान तो सब साफ नजर आ रहा था और एकदम से कुछ गिरा, ये क्या? तो आउट ऑफ द ब्लू, आसमान के बाहर से कुछ आ गया, आसमान में नहीं दिख रहा था, आउट ऑफ द, आसमान के उस तरफ से पीछे से कहीं सा धड़ाम से गिरा। तो जो चीज सडन हो, अनएक्सपेक्टेड हो, उसको कहते हैं सर आउट ऑफ द ब्लू। क्या होगा बताइए? कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली सर। तो फाइट टूथ एंड नेल, कितना बढ़िया फ्रेज है, कितनी बार मैं पढ़ाता हूं। आज ही मैं ऑफलाइन बैच में इस ईडियम को पढ़ाया हूं, आज ही पढ़ाया हूं एक बैच में।
फाइट टूथ एंड नेल का मतलब होता है एड़ी चोटी का दम लगाना, हर संभव कोशिश करना। कैसे समझेंगे? कैसे? एक रस्सी है, उसमें गांठ लग गई, बहुत टाइट है गांठ, आप उस गांठ को खोलोगे तो फिंगर्स का इस्तेमाल करके खोलोगे, फिंगर्स में भी आप अपने नेल्स का इस्तेमाल करते हो। गौर करो, कोई गांठ हो तो उसको खोलने के लिए आप अपने नेल्स का इस्तेमाल करते थे। पहले तो आपने नाखून से खोलने की कोशिश की, जब वो गांठ नाखून से नहीं खुली तो आपने मुंह से, दांतों से फंसा के खोलने की कोशिश करते हो कि नहीं करते हो? कोई भी चीज पहले ऐसे खोलते हो फिर दांतों से खोलते हो, अगर नहीं खुलती है ऐसे तो वो हर संभव कोशिश करके देखते हो, एड़ी चोटी का दम लगाते हो, पूरा प्रयास करते हो, एक तरीके से पूरा प्रयास। हाँ, साइलेंटली लीव द सीन ऑफ बैटल नहीं, चुपचाप निकल लेना नहीं, जैसे अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने किया था, जैसा कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट नहीं कर रहा है। टू यूज अनयूजुअल वेपन्स टू फाइट, ऐसे हथियारों से लड़ना जो कोई न करता हो। एनिमी गेसिंग अबाउट द वेपन्स यूज्ड, ऐसा करना कि दुश्मन गैस ही करता रहे कि कौन से हथियार यूज किए जा रहे। टू फाइट और कम्पीट विद ग्रेट फेरोसिटी एंड इंटेंसिटी, यही आंसर है सर। आप लड़ रहे हो, चुनौती दे रहे हो, बहुत ही उग्रता के साथ, साहस के साथ, तीव्रता के साथ, उसको कहते हैं। अगला वर्ड है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है, एक हिंदी में फ्रेज होती है अंधे के हाथ बटेर, जानते हैं ना? हिंदी में एक फ्रेज है अंधे के हाथ बटेर, उसी को अंग्रेजी में कहते हैं क्या? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है कि आप ना भेष बदल करके आए, और भेष बदल के आप आए और आपको फायदा मिल गया सर, आपको फायदा मिल गया। आप बहरूपिया बन के आए, आप बहरूपे बन के आए और सबसे आपने पैसे वसूल लिए, तो मौज हो गई आपकी। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? एक चोर जो है पुलिस की यूनिफॉर्म में आता है और पूरी बाजार से पैसे वसूल लेता है, और बाजार वाले सब पैसे उसको दे भी देते हैं। अब जा करके कितना खुश होगा, कितना खुश होगा, है ना? तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का यही मतलब है, अंधे के हाथ बटेर लगना। जिसने कभी सोचा ना हो कि वो कुछ अच्छा कर पाएगा, उसके साथ कुछ अच्छा होगा, उसके साथ कुछ अच्छा हो जाए तरीके से। ठीक, अ पर्सन हु ब्लेसेस अदर्स क्वाइटली, ये नहीं होना चाहिए, नहीं। समवन हु कम्स डिस्गाइज नहीं होना चाहिए। समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। कुछ अच्छा जिसे शुरू शुरू में ना लग रहा हो कि अच्छा हो, अंधे के हाथ बटेर लग गई, समझ रहे हैं ना? मतलब शुरू शुरू में ना लग रहा हो कि इतना फायदा मिलेगा, लेकिन आगे जाकर के बहुत ज्यादा फायदा मिल गया। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जैसे जो नोटबंदी है, जो कोविड का लॉकडाउन है, जहां एक तरफ तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, बहुत से लोगों को बहुत दिक्कत हुई थी, उनका बिजनेस, उनकी जॉब, है ना? वही यही लॉकडाउन, यही डीमोनेटाइजेशन बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर था, आपदा में अवसर जिसको हम कह सकते हैं, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। हाँ, ये सरकारी आंकड़े हैं, दैनिक भास्कर के आंकड़े हैं कि लॉकडाउन में कुछ करोड़पति अरबपति भारतीयों की संपत्ति 22% तक बढ़ गई, 22% तक बढ़ गई। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही तो हुआ एक तरीके से, उनको फायदा ही फायदा सब हो गया। ये मीनिंग है इसका, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नीडल इन अ हेयर स्टैक, ये फ्रेज मेरे नोट्स में नहीं है, पहली दफा है, लेकिन मैं इसका मीनिंग ऑलरेडी जानता हूं। आसान है। हे स्टैक आप कूड़े कचरे के ढेर को कहते हैं, भूसे को कह सकते हैं, भूसा, भूसा, कूड़ा कचरा। भूसा में अगर नीडल यानी कि सुई चली जाए तो ढूंढ पाओगे? मिलेगी? सोचो, मिलेगी? सुई कितनी छोटी चीज होती, सुई कितनी छोटी चीज होती, इतना बड़ा भूसे का ढेर हो, घुस जाए उसमें, गिर जाए, चली जाए, मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। तो जिस चीज को हासिल करना, ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल सा हो, लगभग असंभव जैसा हो, तो नीडल इन अ हे स्टैक कहा जाएगा। ठीक, कहाँ है? समथिंग वेरी ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब है औसत दर्जे का या बेकार, ये नहीं होगा। समवन इन ट्रबल, मुसीबत में होना। समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, जिसे ढूंढ पाना, जिसे हासिल कर पाना। इम्पॉसिबल और क्वाइट डिफिकल्ट टू फाइंड। हाँ, सेशन को लाइक करते हुए चलें। ये देखिए, पढ़ ना पा रहे हो तो इससे पढ़ ले और फिर इंस्पायर्ड होकर के लाइक कर ले। आ रहा है ना? जी जी, चलो गुड। टू कम राउंड, अच्छा फ्रेज है सर, अच्छा फ्रेज है, आपको ध्यान से देखना है। टू कम राउंड का क्या मतलब होता है? टू मीट समवन बाय चांस, किसी से इत्तेफाक से आपकी मुलाकात हो जाए। टू बिकम कॉन्शियस अगेन, फिर से आपको होश आ जाए। टू गो राउंड अराउंड, गोल गोल चक्कर काटना।
टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद समवन, किसी के साथ लंबा समय गुजारना, इधर उधर। कम राउंड का मतलब क्या होता है, ऐसे देखो, ऐसे आदमी बैठा हुआ खोया खोया ऐसे ऐसे, ये कम राउंड, अहोश में आ गया, समझ में आया ना। ऐसे आराम से बैठा हुआ था, ऐसे थोड़ा चक्कर आ गया हो या नींद आ गई हो या कुछ खास सोचने लगा हो, फिर एकदम से किसी ने उसको आवाज़ दी, 2-3 बार आवाज़ दी, समझ में नहीं आया, एकदम से जब आवाज़ समझ में आई तो वो क्या करेगा, हाँ ऐसे से करेगा ना। ऐसे से जब खोपड़ी हिलाओगे ना आप, ऐसे तो गोल गोल ही तो घूमेगी। कम राउंड का यही मतलब है, होश में आ जाना, फिर से जो है आपको समझ में आने लगे, कॉन्शियस हो जाना। कॉन्शियस का मतलब ही होता है चेत हो जाना, चेत हो जाना, जान जाना, जान जाना, ठीक है ना, होश में आ जाना। हाँ, वो क्या गजल है, देख के तुमको होश में आना, भूल गए हम भूल गए, सुना है ना, देख के तुमको होश में आना, भूल गए भूल गए, याद रहे तुम और जमाना भूल गए, ठीक है ना, ये है जी। बताइए, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल एक बड़ी ही शानदार फ्रेज है। इसका मतलब होता है देर रात तक जगना, और खास तौर पे देर रात तक जग कर पढ़ाई करना। ऑयल आप केरोसिन ऑयल से ले लीजिए। लैंप होता है पहले के समय में, अभी तो लाइट रहती है, पहले लैंप से लोग पढ़ते थे। तो देर रात तक लैंप जला के जब कोई काम किया जा रहा है, खास तौर पे देर रात तक लैंप जला के जब पढ़ाई की जा रही है, तो उसको कहा जाता है बर्न द मिडनाइट ऑयल। कहां पे है आंसर, वर्क लेट इनटू द नाइट, ऑप्शन नंबर सी। वर्क मेनी नाइट्स एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है कई रात जग कर काम करना, वो भी लगातार काम करना। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एट अ स्ट्रेच भी एक फ्रेज है विच मीन्स टू डू समथिंग कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है ना, टू परफॉर्म अ टास्क कॉन्टिन्यूअसली। बर्न थिंग्स यूजिंग ऑयल, तेल डाल के चीजों को जला देना। क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द नाइट, रात में समस्याएं खड़ी करना। नहीं, वर्क लेट इनटू द नाइट, देर रात तक जगना और काम करना, स्पेशली स्टडीज करना। हैंग ऑन एवरी वर्ड, हैंग ऑन एवरी वर्ड, केवल हैंग ऑन होता तो इसका मीनिंग होता ठहरना। हैंग ऑन, ठहरो ठहरो, रुको, सधो। हैंग ऑन का मतलब ठहरना, रुकना होता, जानते होंगे, हो सकता है आप लोग। प्लीज सेशन को लाइक करते हुए चलें। हैंग ऑन का मतलब क्या, ठहरना, रुकना जिसको कहा जा सकता, ठीक है ना, हम ठहरना, रुकना। लेकिन हैंग ऑन एवरी वर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब मैं कुछ बोल रहा हूं और आप गौर से एक एक शब्द पे ठहर रहे हो, ध्यान दे रहे हो। आप सरसरी निगाह से नहीं कुछ कर रहे हो, एक एक शब्द को गौर से देख रहे हो, एक एक शब्द को गौर से सुन रहे हो, ठहर रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता सब्र करते हुए, ठहरते हुए, तसल्ली से एक एक शब्द को पढ़ रहे हो या एक एक शब्द को सुन रहे हो, है ना। तो हैंग ऑन एवरी वर्ड का ये मीनिंग होता है लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान से किसी बात को सुनना अथवा देखना। 15 का क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नहीं, स्टैमर वाइल स्पीकिंग इसका आंसर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये है लिसन वेरी केयरफुली। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। लिखा हुआ है कि अ रेड लेटर डे, इसका मतलब बताइए। प्रांशी कह रही हैं कंडेम, डिफेम, डेनिग्रेट, ऑप्रोब्रियम, रिप्रोच। बहुत बढ़िया, रिब्यूक भी कर दीजिए फिर तो, बहुत बढ़िया। जितनी भी मीनिंग बताऊँ आप लोग यहाँ लिख लिया करिए, तो दूसरे की नज़रों में जाता है, उसका भी फ़ायदा हो जाता है, आपको भी रिवाइज हो जाता है। 7th का नितिन ने बताया है सी अ मेमोरेबल डे, शशांक अ मेमोरेबल डे, वो भी पाक में के पाकिस्तान से। प्रांशी सी, विकी सी। और रेड लेटर डे का मतलब होता है एक ऐसा दिन जो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है, जिसको बहुत लंबे समय तक याद किया जाता है, ठीक है ना। जैसे, खैर मेमोरेबल तो नहीं कहेंगे, लेकिन मिसाइल छूटने वाला भी याद रहेगा, तो वो मेमोरेबल डे है, जो बहुत मेमोरेबल डे है, जिसको बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा, उसको बोलते हैं अ रेड लेटर डे। ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों के आंसर सही हैं, बहुत बढ़िया। अश्विन सर के सभी स्टूडेंट्स ब्राइट हैं, जितने लाइव देख रहे हैं, जो बाद में देखते होंगे मुझे पता नहीं, अभी तो बढ़िया है। प्रांशी लिखा हुआ है अ डाइम अ डजन,
अ डाइम अ डजन। इसका मतलब क्या होता है? एक डाइम मतलब ऐसे कह सकते हैं, जो मैंने पढ़ा हुआ है डाइम का मतलब, डाइम किसी कौड़ी ओड़ी को बोलते हैं कि कौड़ी के भाव मिल गया ऐसे करके। जैसे अपने यहाँ का तो खैर ये नहीं है। हाँ, हियरिंग्स प्लूरल है इस वजह से उसमें। हाँ हाँ हाँ, वो जो हियरिंग्स होती हैं ना वो प्लूरल हैं, बहुत सारी हियरिंग्स के बारे में बात हो रही है, इस वजह से वो वहाँ पे। वैसे भी और कुछ ऑप्शन ठीक ही नहीं था। और जो डाइम कौड़ी भर में आप दर्जन भर लिए चले आ रहे हो किसी चीज़ को, डाइम का मतलब यही जो मैंने पढ़ा हुआ है कि आप पता लगा 2 रुपए लेके गए, दर्जनों लेके चले आए। तो जो चीज़ कम वैल्यू की है, जिसको कॉमन है, नॉर्मल है, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है वो आसानी से मिल जाती है, आपको सस्ते में भी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे इसका? अवेलेबल इन बल्क? नहीं, अवेलेबल इन बल्क नहीं। एक्चुअली इसका सेंस ये जाता है कि बहुत ज़्यादा सस्ती है वो, उसकी वैल्यू नहीं है। अवेलेबल इन बल्क का मतलब ऐसा नहीं है। कहीं से सेंट होती है इससे डाइम कहते हैं। हाँ, शायद कहीं की करेंसी में भी बोलते हैं ऐसा। डाइम को करेंसी से भी रिलेट करते हैं, शायद डॉलर को बोलते हैं क्या? डॉलर में कुछ हिस्सा होता होगा शायद, है ना? लेकिन इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, कॉमन एंड सो ऑफ लिटिल वैल्यू, जिसकी वैल्यू नहीं है और कॉमन है। ठीक है, ये तो हो गई नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। मेथड टू वंस मैथ, मतलब आपने पागलपन भी किया फिर भी कोई मेथड है आपका, समझ रहे हैं आप? मतलब आपने बेवकूफ़ी करी लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ निकल आया, आप समझ रहे हैं? जैसे बहुत बड़े जो मैथमेटिशियन टाइप लोग होते हैं वो पता नहीं बेवकूफ़ी किया करते हैं, उसके बावजूद भी कुछ ऐसा निकाल देते हैं कि कोई फार्मूला तैयार हो जाता है। मतलब आपने बेवकूफ़ी करी, नरभक्षी हाँ, नरभक्षी। अब जैसे व्यक्ति है बेवकूफ़ी भी कर रहा है उसके बाद भी कुछ ना कुछ अच्छा निकल आ रहा है, भाई ऐसी तो किस्मत भगवान सबको दे। तो यही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि सीमिंग डिसऑर्डरली, ऐसा लग रहा है कि सब डिसऑर्डर है बावजूद इसके हैविंग ए स्ट्रक्चर, लेकिन उसके बाद भी एक स्ट्रक्चर है, उसका कोई स्ट्रक्चर है, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर बन के आ रहा है। आप ऐसे किए, ऐसे पता लगा बिल्ली बन गई। तो आप बेवकूफ़ी कर रहे थे लेकिन कोई स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो यही होता है मेथड टू वंस मैडनेस। ऑप्शन नंबर ए, गेट आउट ऑफ हैंड, कोई चीज़ हाथ से निकली जा रही है आपके, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, नियंत्रण से बाहर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टू बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल, मतलब जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? गेट आउट ऑफ हैंड, गेट आउट ऑफ हैंड। टू बी एबल टू कंप्लीट अ टास्क, नहीं और कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है टू क्रॉस वंस माइंड। वंस माइंड का मतलब होता है टू क्रॉस, कोई चीज़ आई आपके दिमाग में, क्रॉस करिए। कहते हैं यार मेरे दिमाग में अचानक ये बात आई, तो आप किसी चीज़ को सोच रहे हैं, आप कुछ विचार कर रहे हैं, थिंक ऑफ समथिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करिए इसका, ऑप्शन नंबर बी। यदि पहले लिखा हो कि पुट अ थॉट अवे फ्रॉम वंस माइंड, मतलब आपको लग रहा हो कि क्रॉस वो वाला है जो रोड क्रॉस करके आप इसको कनेक्ट करने लगेंगे रोड क्रॉस करने वाले से, तो हो सकता है आपको ये लगे कि कोई थॉट आया उसको क्रॉस करके निकल गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपके दिमाग में आएगा कि पुट अ थॉट अवे फ्रॉम वंस माइंड, मतलब किसी थॉट को दिमाग से दूर रखना। नहीं, ये गलत है, वो क्रॉस वाला है। जैसे अक्रॉस द कंट्री होता है ना, क्रॉस मतलब उसमें भेद के घुस गया है, तो कोई विचार आया है आपको, थिंक ऑफ समथिंग, आप विचार कर रहे हैं। टू मूव फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, मतलब एक विचार से दूसरे विचार में जा रहे हैं, वो क्रॉस वाले से आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। नहीं, ये भी नहीं। टू फॉरगेट समथिंग, ये भी नॉट वंस कप ऑफ टी। अब कप ऑफ टी का मतलब होता है, कप ऑफ टी होता है मतलब मेरी इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट है मेरा किसी चीज, मेरे लिए बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्ट है, तो वो कप ऑफ टी है। ठीक है, योगिता मैम, मतलब मेरा नमस्कार लीजिए आप। निषेध वर्जित, उम्दा हिंदी लिख रही हैं। तो कप ऑफ टी, कोई चीज आपके लिए बहुत आसान है, जिसमें आपका बहुत इंटरेस्ट है, जिसमें आप बड़ी जल्दी एंजॉय करने लगते हैं, वो कप ऑफ टी होता है। और नॉट वंस कप ऑफ टी मतलब आपके इंटरेस्ट की चीज। और शुभम भाई, बहुत बुरी हालत है, मैं समझ रहा हूँ। एक तो कोरोना, एग्ज़ाम लेट हो रहे हैं, पढ़ तो आप वैसे भी कम ही रहे हो, नौकरी देर में मिलेगी, इस बार जल्दी मिल जाएगी क्योंकि आप पढ़ना शुरू कर दिए हो, तो बैंड भी बज ही जाएगा। ठीक है, नॉट वंस कप ऑफ टी,
तो इसमें आप ये कर दीजिए नॉट अकॉर्डिंग टू वंस इंटरेस्ट, इसमें बात ही इंटरेस्ट की होती है, ठीक है। बियॉन्ड वंस कॉम्प्रिहेंशन नहीं, ये समझ से परे है, समझ से परे, वो दूसरी चीज है। नॉट एब्सोल्युटली ट्रू मतलब पूर्ण रूप से सच नहीं है, पूरी तरीके से ये सच नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इसको ना लगाइए, कोई भी और ऑप्शन ठीक नहीं है। ऑफ नो कंसर्न फॉर समवन, ये भी ठीक नहीं है, ठीक है। केवल एक ऑप्शन सही है, नॉट अकॉर्डिंग टू वंस इंटरेस्ट, जो आपके इंटरेस्ट में नहीं है, जो आपको करना अच्छा नहीं लगता है, वो नॉट वंस कप ऑफ टी है।